हेलो गाइज, वेलकम बैक। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियो नंबर 16 है और उम्मीद है आपने पहले वाली सभी वीडियो देख ली होंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो है बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम को हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले हम क्या ख़त्म कर चुके हैं उसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो आपको याद होगा, हम लास्ट क्लास में जो हमने ख़त्म किया है वो क्या है कि इस तरह से जो एनर्जी है, ये लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीफंड ने बता दिया था कि जो अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन पहली शेल में जाता है तो जो रेडिएशन निकलती है, ठीक है ना, जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाता है तो एमिशन होता है, यानी रेडिएशन निकलती है। और वो रेडिएशन जो निकलती है उसको अगर हम प्रिज्म में से पास करें तो हमारे सामने फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या मिलेगा? स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, बिल्कुल वही स्पेक्ट्रम। शुरुआत हुई थी बिल्कुल एक आम बात से कि अगर वाइट लाइट को पास करें प्रिज्म में से तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है, और अब हम यहाँ तक आ गए। इतना जो लंबी स्टोरी है जो हमने पढ़ी, तो ये सभी के सभी लाइट स्पेक्ट्रम जो रेडिएशन है वो स्पेक्ट्रम में से निकलकर अलग अलग बैंड बना रही हैं स्पेक्ट्रम में। याद करो, अलग अलग वेवलेंथ आपको मिल रहा है। कोई अल्ट्रा वायलेट रीजन दिखा रहा है, कोई इंफ्रारेड रीजन दिखा रहा है, और बाल्मर क्या दिखा रहा है? विजिबल रीजन दिखा रहा है, यानी अलग अलग वेवलेंथ आ रही है। बस यही जो स्पेक्ट्रम का यूज करके बोहर ने एक कमाल की डिस्कवरी कर दी, और उसकी जो तारीफ हुई थी उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये देखो, ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है, और इसी तरह से ये लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम है। ये तभी मिलता है जब हम किसी भी गैस को या फिर किसी भी एटम को इरेडिएट का मतलब होता है गर्म करते हैं या फिर करंट पास करते हैं, तो उसमें से ये स्पेक्ट्रम मिलता है। अब बोहर का जो दिमाग था वो कहाँ काम कर रहा था कि मान लो ये पहली जो लाइन है, पहली लाइन है, इसको लाइमन का फेज कहा गया। दूसरी लाइन है वो तब आई जिसे बाल्मर कहा गया, यानी वो तब आई जब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में जा रहा था। तो बोहर ने बेसिकली दो बातों को मिला दिया। कौन कौन सी बातों को मिला दिया? एक तो ये जो बोहर के दिमाग में पहले से ही था कि कोई भी लाइट जो होती है उसका डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर होता है कोई भी लाइट जो होती है। ईएमआर जो कोई भी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, इसका डुअल नेचर है। ठीक है ना, यानी ये वेव की प्रॉपर्टी भी शो कर रही है, ये लाइट की प्रॉपर्टी भी शो कर रही है। ठीक है ना, एक तो ये दिमाग में लगाया उसने, और एक उसने अपने दिमाग में स्पेक्ट्रम को भी रखा। स्पेक्ट्रम को भी रखा, यानी ये जो स्पेक्ट्रम आपके सामने है ये भी रखा। और पहले से ही पता था कि ये जो बैंड लाइट से आए हैं ये तब आए हैं जब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है। जैसे कहीं से भी फर्स्ट में आता है, कहीं से भी सेकंड में आता है, कहीं से भी थर्ड में आता है, जो हमने लास्ट क्लास में अच्छी तरह से डिस्कस किया था। ठीक है, तो बोहर के दिमाग में आ गया कि अगर ऐसा सब लाइन फिक्स हैं, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीफंड फिक्स हैं, तो समझ लो कि ये बात भी बिल्कुल फिक्स है कि बीच में जो न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ जो हैं वो फिक्स सर्कुलर पाथ हैं। इन्हीं का नाम बोहर ने दिया ऑर्बिट, और इन्हीं को बोहर बोलता था n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3। ठीक है ना, इन्हीं को, पहली शेल को बोलता था वो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। इनको शेल या ऑर्बिट का नाम दिया गया। तो आज की क्लास जो इंटरेस्टिंग क्लास होगी वो हमारी रिलेट होगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बोहर के पोस्टुलेट जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। बोहर के पोस्टुलेट सबसे ज़्यादा उन्हीं को पूछते हैं कि बताओ बोहर के पोस्टुलेट। तो मैं आपको बता दूं, बोहर के 4 पोस्टुलेट हैं। और बोहर की तारीफ़ों की बात की जाए तो इसकी सक्सेस स्टोरी जो है वो सक्सेस के 5 पॉइंट हैं। ठीक है ना, जो सक्सेस ऑफ बोहर मॉडल जो है वो 5 पॉइंट है, और पोस्टुलेट जो इसने दिए थे वो 4। ठीक है, देखते हैं आप कितने समझ पाओगे। उम्मीद है सभी के सभी जो पोस्टुलेट है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके 4 पोस्टुलेट की। ये 4 पोस्टुलेट हैं इसके। ठीक है, तो वैसे तो मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, अलग अलग उसकी हैं, तो कहीं से भी आप एनसीईआरटी में चाहो तो पोस्टुलेट लिख लेना, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप
वैसे ही उनको देखकर कॉपी पेस्ट करोगे तो वो चीज़ दिमाग में नहीं आ पाएगी। तो पहले इसको समझो और फिर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पहला जो पोस्टुलेट है वो मैं लिख रहा हूँ। 4 पोस्टुलेट आपको समझने हैं, 4 इंपॉर्टेंट बात समझ गए तो आज की क्लास आपकी सक्सेसफुल होगी। उसके बाद हम इसकी एडवांटेज पढ़ेंगे, जो 5 एडवांटेज या 5 सक्सेस पॉइंट दिए थे, या फिर 5 थ्योरी ऑफ मॉडल, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो पहले हम पोस्टुलेट, सबसे ज़्यादा यही आते हैं एग्जाम में, मैं इस पर लिख भी रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई स्कूल तो इसको 4-4, 3-3, 5-5 नंबर का भी दे देते हैं, ठीक है, कि पॉइंट लिख के दिखाओ। पहला पॉइंट जो बोर ने बोला था क्या था? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। मैं अपनी बात को फिर से बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, ठीक है, और इसके नीचे अंडरलाइन, ठीक है। फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। अब वो जो फिक्स सर्कुलर पाथ है जो रदरफोर्ड नहीं बता पाया था, ठीक है ना, तो मैं एक चीज़ और भी पहले ऐड कर दूं कि रदरफोर्ड, नील बोहर, ठीक है ना, और इसके अलावा 6 और साइंटिस्ट जो थे, ये टोटल मिला के 8 साइंटिस्ट जो थे, ये सभी के सभी स्टूडेंट्स थे। किसके स्टूडेंट्स थे? अब देख लो, जिसके स्टूडेंट होंगे 8 साइंटिस्ट और 8 के 8 को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ, यानी ऐसे स्टूडेंट, उसका टीचर कौन होगा? तो सरप्राइज ज़्यादा ना रखते हुए मैं इस टीचर का नाम लिख रहा हूँ। वो टीचर था वेरी पॉपुलर जे थॉमसन, ठीक है। तो जे थॉमसन वो था जिनके 8 स्टूडेंट थे, ये जे थॉमसन, ठीक है। अब देख लो, इसके 8 स्टूडेंट थे और 8 के 8 स्टूडेंट्स को नोबेल प्राइज़ मिला था। एक और हैरानी वाली बात, इन 8 में से जो एक स्टूडेंट था वो जे थॉमसन का खुद का ही बेटा था, ठीक है। नाम क्या था? G.P. थॉमसन, इसके बेटे का नाम जॉर्ज पेज थॉमसन, ठीक है। तो ये 8 स्टूडेंट थे। मैं तो सुन के ही हैरान हो गया कि इनमें से 8 में से 2 स्टूडेंट कौन थे? वेरी पॉपुलर, नील बोहर और रदरफोर्ड, ये इसी के स्टूडेंट थे, जे थॉमसन के। तो कहानी को आगे ले चलते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था इसका कि फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, ठीक है, और हर सर्कुलर पाथ को उसने नाम दिया क्या? ऑर्बिट, ऑर्बिट, या फिर इसी को उसने बोला स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट। यानी उसने ऐसी बात बोल दी कि जो पहले जो सोच थी लोगों की, वो सारी सोच ही चेंज होगी। क्या बोल दिया ऐसा उसने? उसने बोल दिया कि हर स्टेट की एनर्जी अलग होती है। पहली स्टेट की एनर्जी अलग है, दूसरी स्टेट की एनर्जी अलग है। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी स्टेट में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी वही है जो सेकंड स्टेट की एनर्जी है। सिंपल। अगर आप इसको एनर्जी दोगे तो ये जंप होके कहाँ चला जाएगा? अगली स्टेट में चला जाएगा। अब उसकी एनर्जी थर्ड स्टेट की एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो हर स्टेट की एनर्जी फिक्स होती है, इसलिए बोहर ऑर्बिट को क्या कहते हैं? स्टेशनरी स्टेट। एक रीजनिंग क्वेश्चन आएगा, हमारे जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे उसमें वो जरूर होगा, वाई बोहर्स ऑर्बिट इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेशनरी स्टेट। तो आंसर क्या होगा? बिकॉज द एनर्जी इन ईच स्टेट इज सेम, ठीक है ना। जैसे पहली की एनर्जी है वो बिल्कुल सेम रहेगी। इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है। अगर दूसरी स्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम है, इसीलिए से स्टेशनरी स्टेट का नाम दिया गया। और क्या कहा गया इसके नीचे, इसी की बात लिख देता हूँ कि कांस्टेंट एनर्जी होती है हर स्टेट में, कांस्टेंट एनर्जी। अपने नोट्स कितने भी अच्छे बना लेना और इन बातों को लिख लेना जरूर, ठीक है ना। और रही बात पॉइंट बनाने की, तो आपकी एनसीईआरटी भी है, बहुत अच्छी है, और आपके पास तो नोट्स भी अवेलेबल हैं, उन सभी में ये पॉइंट है। और क्या बात बोली इसी के लिए कि इसकी कांस्टेंट रेडियस भी होती है, जो रदरफोर्ड नहीं बता पाया था, कांस्टेंट रेडियस, ठीक है। इसकी रेडियस कांस्टेंट होती है। ये तो खैर देखने पर ही लग रहा है कि रेडियस भी कांस्टेंट होगी। अब बात करते हैं सेकंड। तो सेकंड जो पोस्टुलेट था रदरफोर्ड का, वो क्या था? वो ये था कि बड़ा सिंपल है, आपको पहले से ही पता होगा कि अगर आप एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे। और अगर कोई ऑर्बिट मान लो तीसरी शेल में है
और अगर ये एनर्जी लॉस कर दे तो ये कहाँ जाएगा, या तो दूसरी में या पहली में आ जाएगा, डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी लॉस की है। ठीक है, तो एनर्जी दोगे जंप, एनर्जी निकाल दोगे तो वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। बड़ा सिंपल है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, सुनना ज़रा ध्यान से जो भी मैं बोल रहा हूँ, द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज अनलेस एनर्जी इज एडेड और रिमूव्ड। अगर आप कोई भी एनर्जी नहीं दोगे या नहीं निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन वहीं का वहीं रहेगा। तो ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज अनलेस एनर्जी इज एडेड और रिमूव्ड। ठीक है, और इसी के नीचे आपको ये बात जरूर लिखनी है, क्या, अगर कोई एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, कोई भी है, एब्जॉर्ब एनर्जी, और सिंपल लिख लेते हैं ऐड एनर्जी करेगा तो जंप, ये जंप होगा। ठीक है, जंप हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। कहाँ से कहाँ जंप होगा भाई, जंप होगा फ्रॉम लोअर टू हायर स्टेट। ठीक है ना, फ्रॉम लोअर टू हायर, ये लोअर ऑर्बिट है और इससे हायर ऑर्बिट में वो जंप हो जाएगा अगर आप उसको एब्जॉर्ब करवाओगे एनर्जी। पहले ही पता था आपको इसके बारे में। ओके, अगर इसी का उल्टा लिखते हैं एमिट एनर्जी, अगर वो एमिट कर देता है एनर्जी, ठीक है, अगर वो एमिट करता है एनर्जी का मतलब हुआ लॉस एनर्जी। अगर वो एनर्जी लॉस कर देता है तो अब क्या होगा, अभी भी जंप होगा लेकिन फ्रॉम हायर टू लोअर स्टेट, हायर टू लोअर स्टेट। आसान लग रहा होगा आपको ये पोस्टुलेट बोर के। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को बड़ा सिंपल वे में मैं ऐसा बताऊंगा ना, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी, सीधा सीधा एग्जाम में भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, समझना आसान है सारे जो पोस्टुलेट, और उसके बाद आप अगली चीज़ समझ पाओगे। तो ये थे 2 पोस्टुलेट, जैसे कि मैंने बताया टोटल 4 पोस्टुलेट हैं। तो अगले पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। जो अगला पोस्टुलेट था वो ये था। ओके, फिर से एक बार हम इसके एटम को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो ये पहली स्टेट है, ये दूसरी स्टेट है, और ये तीसरी स्टेट है इसकी। बोर के हिसाब से बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसने क्या कहा था कि वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, हम बात कर रहे हैं नंबर 4 की। तो अब हमारे पास है नंबर 4 पॉइंट, और नंबर 4 पॉइंट क्या कह रहा है, सॉरी नंबर 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट है। और 3 पॉइंट क्या कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एन एटम डिपेंड ऑन एनर्जी डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल ऑर्बिट। यानी कहने का ये मतलब हुआ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड, समझना पहले पूरी बात को, उसके बाद ही इसको नोट करना। यहाँ से अगर मान लो 3 से कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, फर्स्ट में आता है, तो ये क्या एमिट करेगा, रेडिएशन। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मान लो यही इलेक्ट्रॉन सेकंड से, इस सेकंड से 3 से सेकंड में आता, तो क्या अभी भी ये इसी तरह की रेडिएशन निकालता? नहीं, अब रेडिएशन थोड़ी अलग होती। ठीक है ना, इसका वेवलेंथ भी अलग होता। बस यही पॉइंट वो बोल रहा है। इस पॉइंट को मैं लिख भी देता हूँ। पॉइंट है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो भाई इसको छोड़ नहीं सकते। वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, थोड़ा सा मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा। एमिटेड, देखो वेवलेंथ, ये रेडिएशन एमिट करी, इसकी वेवलेंथ की बात हो रही है, इसकी वेवलेंथ की बात हो रही है। ठीक है ना, इसके लैम्डा की बात हो रही है। वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एन एटम डिपेंड, ये डिपेंड करेगा कि इसका लैम्डा बड़ा है या छोटा है, डिपेंड करेगा ऑन द एनर्जी डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल ऑर्बिट। आप चाहो तो पहले जो पॉइंट हैं उनको भी मैं जो बोला है आप नोट कर सकते हो, बड़ा सिंपल से पॉइंट थे वो। तो ये देखो जरा ध्यान से क्या कह रहा है वो, यहाँ एनर्जी डिफरेंस देखो क्या है, E3 माइनस E1। यहाँ एनर्जी डिफरेंस क्या है, E3 माइनस
E3 माइनस E2, यहाँ एनर्जी डिफरेंस E3 माइनस E2 है, यहाँ एनर्जी डिफरेंस क्या था, E3 माइनस E1 था। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसे हम बोलेंगे डेल्टा ई, जो कि क्या होता है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, और भी बोल सकते हो क्या, ई 2 माइनस E1, इस तरीके से भी हम जनरली बोल देते हैं, ठीक है ना। इसे एनर्जी डिफरेंस कहते हैं, और ये एनर्जी डिफरेंस किसके इक्वल होता है, एच न्यू के, ठीक है ना। यहाँ पर जो एच न्यू है इसे हम बोल सकते हैं C बाई लैम्डा। तो जो ये लैम्डा आया है आपका, ये लैम्डा, इसकी बात हो रही है कि लैम्डा ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एटम डिपेंड अपॉन द एनर्जी, ठीक है ना, कौन से, किस स्टेट से किस स्टेट में इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ये फॉर्मूला भी हम आने वाले टाइम में इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ओके, अब जो अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है वो है एंगुलर मोमेंटम का। तो ये जो लास्ट पॉइंट है इसको भी देखो, ये है हमारा एंगुलर मोमेंटम नंबर 4। नंबर 4th पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम। ओके, ये समझाने से पहले मैं बता देता हूँ एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। देखो, पहले तो मोमेंटम आपको समझना पड़ेगा, मोमेंटम किसे कहते हैं। तो भाई आंसर है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है आपका मोमेंटम, ठीक है ना। किसका मोमेंटम ज़्यादा होता है, किसका मोमेंटम कम होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू से आप समझोगे तो बहुत आसान लगेगा। मान लो आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि आपको 2000 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट जान से मार देगा, या फिर आपको 200 ग्राम या 20 ग्राम का ऑब्जेक्ट जान से मार देगा। कौन आपको जान से मार देगा, यहाँ पे जान से मार देने का मतलब है आपको अपने दिमाग में लॉजिक लगाना है कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगा हुआ है कि 200 किलोग्राम, मैंने वज़न से ऐसा लग रहा है 2000 केजी से इंसान जल्दी मर जाएगा, कोई भी वज़न अगर इससे इंसान को लगता है तो। लेकिन सच बात ये नहीं है। सच बात ये है कि एक ट्रक है, ट्रक का वेट कितना है, 200 किलोग्राम, और वो ट्रक पार्किंग में हल्का हल्का पीछे हो रहा है, आप खड़े हुए हो, तो वो आपसे टकराता है तो क्या आप मर जाओगे, नहीं। वो पार्किंग में हल्का हल्का पीछे हो रहा है, तो हल्का हल्का से टकराया तो कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वजन तो ज़्यादा था उसका, लेकिन वेलोसिटी जो थी वो बहुत कम थी, ठीक है ना। वो 0.002 किलोमीटर पर आवर, इतनी कम थी वेलोसिटी उसकी, ठीक है। तो कुल मिला के मास इनटू वेलोसिटी, आपका जो मोमेंटम है वो कम कर दिया ट्रक की वेलोसिटी ने। वेलोसिटी इतनी कम थी कि वो इसके साथ मल्टीप्लाई होके, इतने ज़्यादा वजन के साथ मल्टीप्लाई होके कम होगी। लेकिन एक बुलेट जो होती है, ये बंदूक की गोली है, और बंदूक की गोली जिस वेलोसिटी से निकल रही है वो इतनी तेज़ है, इतनी सुपर फास्ट है कि ये 20 ग्राम के ऑब्जेक्ट से इंसान मर सकता है। तो यहाँ जो मास इनटू जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या है, यहाँ मोमेंटम क्या है, बहुत ज़्यादा है। आपने क्रिकेट के मैच में भी देखा होगा, जब हम कोई शॉट देखते हैं तो उसमें कोई जो खिलाड़ी है, जो बैट्समैन है, वो खड़े होकर एक शॉट मारता है, तो अपनी ही पोजीशन पे खड़े होकर मारता है, तो बॉल इतनी दूर नहीं जाती, जबकि वो उसी शॉट को आगे बढ़ के मारता है। यानी अपने बॉडी का जो मास है, उसका जो मोमेंटम है, अब वो ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो उस हिसाब से वो शॉट और लंबा जाएगा। अगर वो आगे बढ़ के शॉट मारता है तो शॉट लंबा जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, और वो खड़े खड़े मारता है तो शॉट इतना लंबा नहीं जाता। ये जो बॉडी का मास ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है ना, बल्ले की स्पीड के साथ, बस इसी को कहते हैं मोमेंटम शिफ्ट होना, ठीक है ना। तो दिमाग में कहीं ना कहीं पता लग गया होगा मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में अगर जा रहा है, किस मास के साथ, किस वेलोसिटी के साथ वो जा रहा है, ठीक है ना, किस वेलोसिटी के साथ वो जा रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट मोमेंटम। लेकिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो इससे अलग इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर अब की बार इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ मास है, और वो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, ये देखो, इलेक्ट्रॉन अगर एक डायरेक्शन में जाता, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन,
तो बात अलग थी। यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहीं वो इलेक्ट्रॉन अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब वो सर्कुलर पाथ में घूमता है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी जो रेडियस है वो उसके मोमेंटम यानी m इंटू वी से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो रेडियस और m इंटू वी अब आपका हो गया मास, वेलोसिटी और रेडियस, एंड दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो नील बोहर ने ये पाया कि जो ये एंगुलर मोमेंटम है mvr वो इक्वल है किसके, n इंटू में h अपॉन में 2 पाई, इसके इक्वल है। n का मतलब है अगर मान लो आपकी पहली शेल है तो वैल्यू ये आएगी, दूसरी शेल है तो n की वैल्यू 2 रखेंगे तो वैल्यू इस तरीके से बढ़ेगी, ठीक है ना, मल्टीपल इंटीजर में बढ़ेगी वैल्यू। तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला दिया था वो ये था कि एंगुलर मोमेंटम में साफ साफ पता लग रहा था, कोई इसे तो कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम का जो भी आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। मान लो h अपॉन 4 पाई का आंसर आया है 24, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 हो जाए तो ये आंसर क्या हो जाएगा 48। अगर n की वैल्यू 3 हो जाए तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये 72। यानी अगर हर किसी को देखें तो ये 1 और ये 2, ठीक है ना, ये 2 का मल्टीपल था और ये 3 का मल्टीपल था, इस तरीके से ये 1 का मल्टीपल था, 2 का था, 3 का था। तो हम बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मैंने बताया था जब नंबरिंग में सिस्टम हो, ठीक है ना, इंटीजर में हो 1 2 3 4, इसे क्वांटाइज्ड बोलते हैं। तो हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड, ठीक है ना। लास्ट क्लास में मैंने बताया था क्वांटाइज्ड क्या होता है। क्वांटाइजेशन, जब कोई नंबर मल्टीपल हो। ऐसे नहीं आना चाहिए आपका आंसर कि एंगुलर मोमेंटम आ गया आपका इस तरीके से 1.4 h अपॉन 2 पाई, ये कभी नहीं आएगा। ये 1.4 1.6 ये कभी नहीं आएगा। क्या आ सकता है 3 2 1 यानी 3h अपॉन 2 पाई, इस तरीके से नंबरिंग फॉर्म में आएगा और इसी को बोलते हैं क्वांटाइज्ड, ठीक है ना। जब इंटीजर मल्टीपल होती है तो उसे कहते हैं हम क्वांटाइज्ड। तो ये 4 पॉइंट थे जो बताए थे नील बोहर ने, और उसके बाद आगे की जो स्टोरी है हम इसके बाद की जो पढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ें बताई थी नील बोहर ने। तो एमिशन स्पेक्ट्रम से इस तरह से नील बोहर कामयाब हुआ इन पोस्टुलेट को बनाने में। और कल की क्लास में जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे आपको याद होंगे, इस तरीके से हमने कल की क्लास में इन फॉर्मूले को पढ़ा था। एक तो बड़ा पॉपुलर फार्मूला था कि याद होगा आपको, वेव नंबर क्या होता है भाई, ये होता है 1/λ इज इक्वल टू 1.09677 इंटू 10 की पावर 7 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। याद होगा ये रीडबर्ग कांस्टेंट था। और रियल फार्मूला क्या लिखवाया था इसी का ही, 1/λ इज इक्वल टू RZ स्क्वायर भी बोलते हैं, आपको अच्छी तरह पता है क्यों, इससे पहले की क्लास n2 स्क्वायर। तो ये हमारा रीडबर्ग फार्मूला था, ठीक है। और यहीं पे कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा ई। डेल्टा ई के बारे में पढ़ा था कि ये भी जो होती है वो कैसे आती है, 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला हमने कल की क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो आज कुछ सीक्रेट बताता हूँ इस फॉर्मूले के बारे में, डेल्टा ई के बारे में। तो देखो डेल्टा ई के बारे में जो भी आंसर आया, जो आया है मैं यहाँ लिख देता हूँ। डेल्टा ई आया है हमारा क्या, 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, इस तरीके से था, ठीक है। तो ये आंसर कैसे आया, मैंने यहाँ पर 18 लिखा है, ठीक है। तो ये आंसर कैसे आया देखो एक बार। अभी अभी हमने क्या देखा, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या है आपका, ये है एच न्यू, ठीक है। अच्छा एच न्यू होता क्या है, एच न्यू होता है c/λ। और आपको अभी अभी पहले थोड़ी देर पहले मैंने क्या फार्मूला बताया, डेल्टा थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया था, वेव नंबर इज इक्वल टू किसके इक्वल होते हैं भाई, 1/λ इज इक्वल टू क्या 2
अगर मैं आर जेड स्क्वायर में जेड को हाइड्रोजन अगर लेके चलो तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। और रीडबर्ग कांस्टेंट कितना होता है हमारा, रीडबर्ग कांस्टेंट 1.09677, ओके 1.09677 इंटू 10⁻7 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, अब देखना ज़रा ध्यान से, अगर यहाँ भी तो 1/λ है तो h इंटू में c और 1/λ की वैल्यू में पूरी ये रख दूँ तो देखो क्या आ रहा है 1.09677, ठीक है ना, इंटू 10⁻7 और यहाँ हो गया n1² माइनस n2²। ठीक है, देखो क्या होने वाला है, h प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻34। एच सी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सभी वैल्यू को अगर मैं रख दूं और मल्टीप्लाई कर दूं तो पता है क्या आने वाला है, ये आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻18 1/n1² 1/n2²। ये देखो फॉर्मूलों का खेल आ गया ना, ये वही फॉर्मूला। ठीक है, तो ये थे इससे पहले जो 4 पोस्टुलेट, आपको उम्मीद है समझ में भी आए होंगे। 4 पोस्टुलेट बड़े सिंपल थे और इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम हर पोस्टुलेट को। ठीक है, क्या कमाल का इन्होंने सिस्टम बताया है कि हर, मान लो थर्ड की जो एनर्जी है ई एन की जो एनर्जी है, और उस एनर्जी में से इस एनर्जी को माइनस करने के बाद जो भी लैम्डा यहाँ आया वो बड़े आराम से पता लग जाएगा हमें कि उसकी वेवलेंथ कितनी थी। ठीक है ना, तो ये सिर्फ बोर की पोस्टुलेट थी। अब बात करते हैं बोर की सक्सेस स्टोरी के बारे में। तो बोहर की जो स्टोरी आगे चलती है पोस्टुलेट के अलावा, एक बार मैं आपको एनसीईआरटी में ये चीज़ें दिखा देता हूँ जो जो अभी हमने ख़त्म किया और अब जो हम करने वाले हैं, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। तो अब हमारे पास बोहर के अगले कुछ पॉइंट आएंगे, हाइड्रोजन थ्योरी, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम की एक्सप्लेनेशन, ये तो पोस्टुलेट थे। तो ये था नील बोहर, और नील बोहर के ये हमने पढ़े हैं पोस्टुलेट। ये सारे पोस्टुलेट हो गए ख़त्म, 4 पोस्टुलेट थे। ठीक है, ये सारे के सारे जो पोस्टुलेट थे ये ख़त्म हो गए। ऑर्बिट नाम इसी ने दिया था। लोअर स्टेट से हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करेगा तो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम पढ़ चुके हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ये जो अभी अभी मैंने बताया था डेल्टा ई इजिकल टू क्या है, एच न्यू। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी को बड़ा पॉपुलरली बोलते हैं, दिस एक्सप्रेशन कॉमनली नोन एज बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल। ठीक है ना, जो लैम्डा की वैल्यू मैंने अभी बताई थी कैसे निकलती है लैम्डा की वैल्यू। ओके, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला भी हो चुका है और ये पोस्टुलेट हो गए हैं ख़त्म। अब हम आते हैं अगले स्टेप पे, और अंडरलाइन कर लेना आप, ये है हमारे नील बोहर के अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी ऑफ फॉर हाइड्रोजन एटम। ये जो पॉइंट उसने दिए थे ये सभी के सभी उनकी क्या नाम है सक्सेस स्टोरी को दिखाते हैं। और इसके ज़्यादा डिटेल में हम कहाँ पढ़ेंगे, ये देखो उन्होंने क्या लिख रखा है, द डिटेल्स रिगार्डिंग द डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट यूज्ड बाय बोहर आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड विल डिस्कस्ड इन हायर क्लासेस। ठीक है ना, तो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, 11th क्लास तो वैसे भी बहुत आसान है। तो हम जो इन्होंने बताया है वो उनको हम अच्छी तरह से देखते हैं क्या क्या इनकी एक्सप्लेनेशन थी वगैरह वगैरह। तो देखना ज़रा ध्यान से, पहला खेल है इसका, ये इसके 5 पॉइंट हैं। तो 5 पॉइंट में आप कोशिश करना कि सभी पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट था कि बोहर ने बताया था, फिर से मैं बोहर का जो एटम है उसके बारे में, ये जो ड्रॉ है ये तो भाई करना ही पड़ेगा क्योंकि ये जो इस मॉडल के लिए तो नोबेल प्राइज़ मिल गया बोहर को। तो पहली स्टेट, दूसरी स्टेट, तीसरी स्टेट इस तरीके से, और ये इसकी 4th स्टेट। ठीक है, ये 4 स्टेट बनानी मैंने बोर की। n इजिकल टू 1 2 3 लिख देंगे हम यहाँ पर, n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 4। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब देखते हैं इसके बारे में, जो पहली स्टेट है ऑर्बिट है, दूसरी तीसरी चौथी इस ऑर्बिट के बारे में। तो पहला पॉइंट स्टार्ट होता है यहाँ से, नंबर 1 हम जो पढ़ रहे हैं वो है बोहर्स थ्योरी
फॉर हाइड्रोजन एटम। ये पोस्टुलेट नहीं है, इनमें डिफरेंस समझना। बोहर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। नंबर 1, पहला पॉइंट। 5 पॉइंट है, देखते हैं कितने समझ पाओगे। उन्होंने बताया कि द स्टेशनरी स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन आर नंबर्ड एज 1 2 3 4 5। यानी उन्होंने इनको जो बताया कि स्टेशनरी स्टेट जो होती है n इज इक्वल टू 1 2 3 एज सून एज, और इन्हीं को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इन्हीं का नाम था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, क्वांटम नंबर, जो आगे चल के बस आने ही वाले हैं। अब कुछ क्लासेस बाद क्वांटम नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। तो 4 क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? कुछ नहीं, n इज इक्वल टू 1, जिसे आप 9th-10th क्लास में k l m n या फिर पहली शैल, दूसरी शैल, तीसरी शैल, चौथी शैल बोलते थे, उन्हीं को अब बोलेंगे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये पहला बताया था उन्होंने। द स्टेशनरी स्टेट यानी यही ऑर्बिट का ही दूसरा नाम होता है, पता है आपको। फॉर इलेक्ट्रॉन आर नंबर्ड एज 1 2 3 n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला पॉइंट हो गया खत्म। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, नंबर 2। तो सेकंड पॉइंट जो है वो बताया था नंबर 2, द रेडियस के लिए उन्होंने कमाल का फॉर्मूला बताया कि आप उनके फॉर्मूले से किसी भी एटम की रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हो। आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू में ए नॉट, जहाँ ए नॉट की वैल्यू थी बिल्कुल फिक्स 52.9 पिकोमीटर, और इन्हीं को, इस रेडियस को बोला गया बोहर रेडियस, बोहर ऑर्बिट, ठीक है ना। द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, पहली जो स्टेशनरी स्टेट थी n इज इक्वल टू 1, इसको बोहर ऑर्बिट बोला गया। द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट कॉल्ड बोहर ऑर्बिट, और उसकी वैल्यू अगर मान लो n की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 रखो, n की वैल्यू 1 का स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगी? 52.9 वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। ए नोट की वैल्यू तो यही है, तो आर एन क्या आ जाएगी? 52.9। तो ये आपको बोहर 52.9 पिकोमीटर बोला गया था, बोहर ऑर्बिट, ठीक है। बड़ा सिंपल है। मेन चीज़ तो ये है कि इसका फॉर्मूला दिया था, किसी भी एटम की रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं हम, पहली शैल, दूसरी शैल। हाइड्रोजन एटम के लिए, इन द हाइड्रोजन एटम, आगे चल के ये हाइड्रोजन एटम की रेडियस थी भाई, जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है, किसी भी एटम की नहीं, हाइड्रोजन एटम के लिए ये वाला फॉर्मूला था। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है तो यहाँ 3 लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपकी जो भी रेडियस आएगी वो हाइड्रोजन एटम की रेडियस आ जाएगी। आगे चल के देखना, उन्होंने एक फार्मूला ऐसा भी दिया जिससे किसी भी एटम की रेडियस को निकाला जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल जो ये फार्मूला था ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम की रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए था। अगले टॉपिक इस पे पढ़ते हैं, तीसरे पे। तो थर्ड पॉइंट जो था नंबर 3, ये देखो नंबर 3 जो पॉइंट था, उन्होंने ये बताया कि आप किसी भी इसमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज द एनर्जी ऑफ इट्स स्टेशनरी स्टेट, ठीक है ना। इट इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन था इससे आप स्टेशनरी स्टेट की जो एनर्जी है, यानी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। हाइड्रोजन एटम के लिए En इज इक्वल टू -RH मल्टीप्लाई बाई 1/n², ठीक है। और ये जो एनर्जी आएगी ये आपकी जूल में आ जाएगी। RH की वैल्यू यहाँ पर है -2, बिना माइनस का भी लिख दो इसको, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ये RH की वैल्यू है। अब कईयों के दिमाग में चल रहा होगा कि यार RH की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले तो दूसरी बताई थी, लेकिन वो पर मीटर में थी, ये जूल में थी। तो RH की वैल्यू जूल में जो है वो आपके सामने ये है। एक्स जो एक्सप्लेनेशन है, डेरिवेशन है, वो बता दी पहले हायर क्लास में होगी, ठीक है। तो RH की वैल्यू अगर हम जूल में कैलकुलेट करें तो वो ये होती है, ठीक है। और RH की वैल्यू पर मीटर में 1.09677, ठीक है। तो ये वैल्यू फिक्स है, ये यही रहेगी। और जो हायर क्लास में आपको पता लगेगा कि रीडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है 2π² me² अपॉन में
एच स्क्वायर के, ठीक है ना। ये हायर क्लास में पता लगेगा, तुम्हारे इसमें सिलेबस में है ही नहीं। सभी की वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे इसमें तो आर एच की वैल्यू आ जाएगी ये जो आपके सामने, ठीक है। तो ये एनर्जी निकालने का था। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन तीसरी शेल में है तो हम बता सकते हैं तीसरी शेल में अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, हाइड्रोजन एटम के अंदर। एच का मतलब ही हाइड्रोजन होता है यहाँ, रीडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में है तो आप उसकी क्या निकाल सकते हो, एनर्जी। हाइड्रोजन में अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में है, 4 वैल्यू रख दो तो फोर्थ शेल में एनर्जी आपकी आ जाएगी। तो ये भी बोहर का बताया हुआ फॉर्मूला था। आगे चलते हैं तो इसमें हमें पता लगेगा कि जो नंबर फोर्थ जो प्रॉपर्टी थी बोहर की वो ये थी। अभी तक तो सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में डिस्कशन हो रहा है इसमें यहाँ पे। अब आपको पता लगेगा कि किसी भी एटम के अंदर भी उसने ये बात को बता दिया कि अगर आप चाहते हो, नहीं हाइड्रोजन नहीं, हमें तो हीलियम चाहिए, हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, किसी भी एलिमेंट के लिए। वैसे तो बोलने को तो किसी भी एलिमेंट बोल देते हैं, लेकिन इन सभी को अगर आप देखो तो इसमें सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम 2 पॉजिटिव 2 लॉस हो गए तो 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम 3 पॉजिटिव 3 लॉस हो गए 1 एटम। तो इनको पॉपुलरली बोला गया था हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। और इन सभी में भी आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ई एन इजगल टू माइनस का 2.18 इंटू 10⁻⁻18 और यहाँ लगा दो आप जेड स्क्वायर अपॉन में लगा दो एन स्क्वायर। ये फार्मूला दिया था बोहर ने कि आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो हाइड्रोजन में नहीं, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में भी। रेडियस के लिए भी उन्होंने, देखो ये हाइड्रोजन के लिए था, ये हाइड्रोजन के लिए था, ये किसी भी स्पीसीज के लिए, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। और रेडियस भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये आ जाएगी आपकी 52.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर। ये भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए बड़े आराम से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो अगला पॉइंट था वो क्या था, बोहर्स थ्योरी कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू आयंस कंटेनिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, यानी ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, सिमिलर टू दैट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम, फॉर एग्जाम्पल हीलियम, लिथियम, बेरिलियम आयन एज सो ऑन। द एनर्जी जो आएगी वो इन फॉर्मूले के थ्रू ही आएगी आपकी, एनर्जी और रेडियस। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट था इसका, बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम का। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें, फिफ्थ पॉइंट की बात करें, तो यार उस इंसान की सोच को आप देखो, जिस एटम को दुनिया देख भी नहीं पा रही थी, उस एटम के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तक बता दी बोहर ने, ठीक है ना। जिस एटम को दुनिया नेक्ड आई से देख भी नहीं पा रही, खुली आंखों से देख भी नहीं पा सकती, बोहर ने उस एटम के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बता दी कि सेकंड में कितनी एनर्जी होती है, थर्ड में कितनी एनर्जी होती है, ठीक है ना। और तो और रेडियस के लिए भी उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि हम किसी भी एटम जो कि हाइड्रोजन लाइक है, स्पीसीज है, उसकी आप रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो फॉर्मूले आपके सामने आते हैं ना सिंपल स्टेट से ऐसे, इन फॉर्मूले की अगर आप डेरिवेशन देखोगे तो 5-5, 6-6, 7-7 पेज भर के डेरिवेशन होती है, एक फॉर्मूले को डराइव किया जाता है। ये तो मैंने छोटी सी एक झलक दिखाई है रीडबर्ग की, बहुत बड़ी बड़ी डेरिवेशन होती हैं, हालांकि ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। आपको तो ये तो बता दिया कि इस तरीके से एनर्जी की टर्म में इसकी कांस्टेंट वैल्यू निकाली थी। तो आर एच की 2 वैल्यू होती हैं, एक आपके सामने ये है और एक आपके सामने ये है। आर एच की वैल्यू 1.096677 इंटू 10⁻⁴ कितनी 7 पर मीटर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जूल की टर्म में, ये पर मीटर की टर्म में, तो आर एच की 2 अलग अलग वैल्यू हैं, ठीक है। तो 4 बातें तो आपको पता लगी गई बोर थ्योरी के बारे में। अब जो फिफ्थ बात थी, जो अभी तारीफ चल रही है बोर की, कि फिफ्थ बात तो तब होगी, तब हैरानी तब होगी कि बोहर ने इसके अंदर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी बता दी कि इस वेलोसिटी से वो घूम रहा है, ठीक है। तो जो फिफ्थ पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, वो ये है कि बोहर ने उसकी एनर्जी के बारे में भी बात बता दी थी। तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू कैलकुलेट, जो फिफ्थ पॉइंट है वो लिख रहा हूँ मैं,
It is also possible to calculate velocity of electron moving in these orbit. Number 5, also possible to calculate the velocity of electron moving in these orbits. ठीक है ना। और हालांकि इसकी प्रिसाइज इक्वेशन इज नॉट गिवन हियर क्वालिटेटिवली। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा यानी प्रोटॉन बढ़ेंगे, उतनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होना स्टार्ट होगा अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ ये 2 लाइन लिखनी है इसकी जो आपके सिलेबस में है। तो ये 5 जो थ्योरी थी के जो पॉइंट थे ये बोहर के, और 4 पोस्टुलेट थे, ये आपको किसी भी तरह एग्जाम में लिखने हैं, छोड़ने नहीं है, क्योंकि ये खास हैं। अगर खास नहीं होते तो इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं होता इन पे। ठीक है, अब रही बात न्यूमेरिकल की, तो कल की क्लास के लिए तैयार रहना। कल की क्लास में हम बोहर से रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना, तो लगभग 8 से 10 न्यूमेरिकल होंगे, तो कल की क्लास खास क्लास होने वाली है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। उम्मीद है आपको बोहर से रिलेटेड कई चीज़ों की नई जानकारियाँ मिली होंगी, और अगली क्लास में हम और इसकी जो डिटेल है वो आगे समझेंगे। अब हाइजेनबर्ग इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन, ये सब आने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।